प्रश्न, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसे नष्ट करते हैं? तो ये करते हैं रोगजनकों की एक विस्तृत श्रृंखला को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक का द्रव्य माध्यम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो लगभग 80% कोशिका द्रव का निर्माण करता है तो वह होता है जल। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, उसी प्रकार केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्लियों की मूल संरचना कैसी होती है? तो ये होती है एक लिपिड बाइलर है जो पानी में घुलनशील अणुओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, एटीपी बनाने वाला अंग कौन सा है? तो ये होता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में एक उच्च सतह क्षेत्र से आयतन अनुपात महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोशिका झिल्ली में अपशिष्ट पोषक तत्वों और गैसों के कुशल हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। प्रश्न है, किस प्रकार के संबंध से एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता? तो यह सहभोज संबंध से होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत आप 3 अलग अलग प्रकार के बड़े ऑर्गेनल वाले एक सेल देखते हैं यानी कोशिका, प्रत्येक 2 झिल्लियों से घिरे होते हैं, तो वह कोशिका किसकी होने की सबसे अधिक संभावना है? तो ये एक पौधे की कोशिका होने की संभावना है। अगला प्रश्न, डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है? तो ये होता है एक नाइट्रोजनीय क्षार, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह। अगला प्रश्न है, न्यूरोस्पोरा का प्रयोग आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका जीवन चक्र 10 दिन का बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी संक्रमण का संचारण आमतौर पर किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है दूषित रक्त और रक्त उत्पादों का आदान से। अगला प्रश्न है, कम से कम एक वर्ण समूह के में भिन्न 2 व्यक्तियों के बीच क्रॉस होने वाली संतान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हाइब्रिड। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक रज्जु से आरएनए में आनुवांशिक सूचना की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रतिलेखन। प्रश्न है, HCI किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है ऑक्सिनेटिक कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, ई कोलाई को आप किस में खोजेंगे? तो ये होता है मानव आंत में। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम और भिन्नता का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है? तो ये हो सकती है समसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से किसकी उपस्थिति से पहचाना जा सकता है? तो ये पहचाना जाता है क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव चाहे वह सूक्ष्म शैवाल हो या बरगद का पेड़, मनुष्य एकल कोशिका के रूप में किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अंडा। अगला प्रश्न है, किसी जीव की दैहिक कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समसूत्री विभाजन। प्रश्न है, कोशिकाओं में ऊर्जा का पावर हाउस है तो ये होता है माइटोकाइंड्रिया। अगला प्रश्न है, पुष्पक्रम है, पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीट संघ से संबंधित है तो आर्थ्रोपोडा जो है वो कीट संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी टॉक्सोनिक कैटेगरी सबसे ज्यादा समावेशी यानी पदानुक्रम क्रम में सबसे ज्यादा है? तो ये जो वर्ग में होते हैं सबसे अधिक टैक्सोनोमिक कैटेगरी। अगला प्रश्न है, हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ रेशे, मसाले, फल और पेय फसलें हैं, ये सभी हैं फूल वाले पौधे। अगला प्रश्न है, एक कोशिका चक्र में क्या होता है? इंटरफेज और माइटोसिस होता है। अगला प्रश्न है, जीन क्या है? तो डीएनए का कार्यात्मक आरएनए का एक खंड है। अगला प्रश्न है, जीन नियंत्रण प्रोटीन संश्लेषण और आनुवांशिकता से होता है।